नमस्कार दोस्तों। हमने बचपन में सुना है या जवानी में सुना था कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब उनकी शादी नहीं होती या जब सत्ता हाथ में नहीं आती। अब एक धूर्त है जिसके हाथ में ना तो शादी है ना सत्ता है। वो इतना बौखलाया हुआ है कि उसने अब जो है सड़कों पे आकर धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी है अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए। अब पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ आप सबको मालूम है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आपने मिस्टर बीन का नाम सुना होगा। अब मिस्टर बीन बड़े फेमस हैं अपने कॉमेडी के लिए, और ये है मिस्टर डस्टबीन जिसका नाम है राहुल गंदगी। राहुल गंदगी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वे एक आपके लिए एक काम है। आपके घर के पास जो भी पब्लिक कोई वो होता है डस्टबिन, उसके ऊपर आप राहुल गांधी लिख दिया कर दीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि भाई हम इनको कितनी इज्जत देते हैं, इस गांधी फैमिली को। ये वो आदमी जो सोरोस को मिलकर रोज हथकंडे अपनाता है या क्रिएट करता है कि भारत में आग कैसे लगाई जाए। नहीं लगा पा रहा तो फिर दोबारा से फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पे है। अब इसका पता है आपको कि इसका डीएनए किस कौम को बिलोंग करता है। आज एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने धक्का मारने के बाद क्या कहा, और इसी के जो चेले चपाटे हैं सूरों की औलादें, वो भी जब पत्थरबाजी करती हैं तो क्या बोलती हैं। हाँ किया है धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। पथरावी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। वो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस। लीजिए, अब आप सोच के देखिए, इसकी कौम के बंदे कह रहे पत्थर ही तो मारा है, जान थोड़ी ना ली है। तो राहुल गांधी भी बोल रहा है भाई धक्का ही तो मारा है, कुछ जान थोड़ा ना ले ली है, किया सो किया। सर, अगर राहुल गांधी को इसकी बोदी से पकड़कर खींच कर इसके बालों से कोर्ट में लेके जाया जाए और इसको धक्के मारकर जेल में भेज दिया जाए, धक्का ही तो मारा था, तो इसमें हल्ला करने की क्या जरूरत है। क्या कांग्रेसी फिर भी हद तक जो है हल्ला नहीं करेंगे। जय श्री राम सुमित जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मैंने धक्का ही तो मारा, कोई जान थोड़ी ली है। अब जो इन पे एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसपे एफआईआर इनकी दर्ज हुई है राहुल गांधी के अंगेंस्ट वायलेंस करने के लिए या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, तो उसके अंगेंस्ट अगर कल को पुलिस इनको अरेस्ट करके ले जाती है और धक्का मार के ले जाती है, आराम से शांति से जाने वाला तो है नहीं, ये पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, देखो मेरे को लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर इनको धक्का मार के ले जाएगी तो हमें भी बोलने का मौका मिलेगा। पुलिस भी बोलेगी भाई धक्का ही तो मारा है, तो जान थोड़ी जान थोड़ी ले ली हमने। कि वो वहां पे मैक्सिमम हरियाणा के लोग जो पुलिस में ज्यादा भर्ती है, तो हरियाणी भाषा में यही बोलेंगे ना, थारे को धक्का ही तो मारा, जान थारी थोड़ी ले ली हमने। तो वो तो इस तरीके से जब वो बात होगी तो हमें बड़ी खुशी होगी उस टाइम पे भी। तो तुमने भी तो ऐसे ही कहा था, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है। तो जब तुम्हें नहीं बुरा लगा कि एक बुजुर्ग इंसान को धक्का दे के उसका सिर फोड़ दिया, एक लेडी के साथ बदतमीजी कर दी तुमने, जो कि तुम्हारी सांसद है, तो तुम्हें एक दूसरे को अलग अलग इलाका दे रखा था प्रोटेस्ट करने का, तुम उनके इलाकों में जबरदस्ती घुसे क्यों? तुम क्या प्रूव करना चाह रहे थे कि तुम दादा हो इस इलाके के, तुम गुंडे हो इस इलाके के? क्या ये कोई अखाड़ा बना रखा है क्या? अपने बराबरी के उम्र के नेता से आप में इस तरीके से हरकत करते ना, तो आपको समझ आती कि भैया आपकी क्या हालत है। क्या राहुल गांधी जानबूझ के ये सब कर रहे थे? क्या वो एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर रहे थे जिसमें उसके बदले में उनके साथ कुछ हिंसा हो जाती, तो वो पूरे देश पे आग लगाने की कोशिश करते कि भैया कि देखो जी मेरे साथ बदतमीजी कर ली है, अब ऐसा करो कि पूरे देश में इन लोगों को आग लगा दो, गड़बड़ी कर दो। शायद ये कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे कि जिससे किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के 20 तारीख को शपथ लेने से पहले वो इंडिया के अंदर ऐसी अराजकता फैला दे जिसकी वजह से यहाँ पे अभी जो डीप स्टेट से जो आ रहा है या सोरोस से पैसा जो आ रहा है इनको, उसके जरिए यहाँ पे गड़बड़ी फैला के मोदी गवर्नमेंट को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दे या उनके हालात देश का बिगाड़ दे। तो ये इस तरह की कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कामयाबी इनको नहीं मिल रही है। मैं तो बीजेपी को मुबारकबाद दूंगा जिस तरीके से इन्होंने पूरे मुद्दे को हैंडल करा, शांति से लीगल तरीके से हैंडल करा। इलीगल तरीके से तो हैंडल करने का तरीका तो राहुल गांधी ने दिखाई दिया कि भी किस तरीके से इलीगल तरीके से इन चीजों को हैंडल करा जाता है, दादागिरी करा जाता है। बट क्या इस टाइप का जो इंसान है
वो क्या ऑपोजिशन का, प्रतिपक्ष का लीडर पार्लियामेंट हो सकता है, प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है? ये एक सवाल ही निशान है सुमित जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या ये लीडर हो सकता है? ऑफ कोर्स लीडर नहीं हो सकता। देखिए ये आदमी इतना ज़्यादा, जिसको कहते हैं धर्म कर्म का आदमी करने वाला। आपको मालूम है कि राहुल गांधी कितना ज़्यादा मेडिटेशन करता है। अभी पता लगा है कि बैंकॉक में भी एक तपस्या सेंटर है जहाँ पर ये जाकर तपस्या करने जाता है। तो आप देखिए इतना धर्म कर्म आदमी अगर धक्का वक्का कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी कौम में ऐसे ही तपस्या की जाती है। लेकिन सर मुद्दा क्या था? मुद्दा एक ही था, कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी ने खुद बोला था कि भाई हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। इन्होंने अपनी कंट्री बना ली है, इनको धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दो। जिस तरह से वहां से हिंदुओं को काट कर भारत में भेजा जा रहा है। और आज उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन को 100 से ज्यादा बार इन्होंने चेंज किया, कांग्रेस की गंदी फैमिली ने। अगर उसको आज मोदी जी बोल रहे हैं कि ओरिजिनल संविधान जो अंबेडकर का है उसे हम फॉलो करेंगे, आपके बनाया हुआ शरिया लॉ वाला जो कानून है, जो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज कर दिया, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आग क्यों लग रही है राहुल गांधी को? और फ्रस्ट्रेशन इतनी कि धक्का मुक्की पे आ गया। सुमित जी, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी ने पूरी तरीके से इनको पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज कर दिए। 2 दिन का जो विशेष सदन हुआ था वहां पे पार्लियामेंट में, जो अपने संविधान को डिस्कस करने के लिए, तो उसपे इन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि भैया आपने जीते जी अम्बेडकर को इज्जत तो दी नहीं। हमेशा अम्बेडकर जी ने जो सुझाव दिए थे, अगर उस पे आज अमल उस टाइम पे करा होता तो आज देश की ऐसी हालत नहीं होती कि हम लोगों को हिंदुओं को आपस में इकट्ठा होना पड़ रहा है और मुसलमान वहां पे हावी होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी हालत नहीं होती और मुस्लिम तुष्टीकरण की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक साफ सुथरा एक समाज रहता है जिसमें हाँ जितने भी हिंदू या सनातन से जुड़ी पार्टियां होती है वही आपस में एक दूसरे से पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए लड़ रही होती। वहां पे एक समुदाय को खुश करके वोट लेने की वाली बात वो वाली खत्म हो जाती। तो अम्बेडकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर उनको एक मुस्लिम आबादी के हिसाब से उन्होंने अलग से 2 देश बना लिए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो उनको उधर ही जाने दीजिए ना, यहाँ पे क्यों रहना पड़ रहा है आपको। मगर शायद गांधी जी ने, नेहरू जी ने गांधी जी के जरिए ब्रिटिशर्स की जो बात थी वो मनवाई उनको उनसे कि भी हम तो सेक्युलर रहेंगे, हमें किसी को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहां के जो नेता थे उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हिंदुओं को यहाँ से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला आप जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे या कन्वर्ट हो जाइए। तो आप देखिए उनके वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, माइनॉरिटीज की मुस्लिम के पॉपुलेशन के सामने इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। यहाँ पर उल्टा पॉपुलेशन बढ़ी है आजादी से अब तक। तो अब ये जो चीज पूरी तरह एक्सपोज हुई पार्लियामेंट में, तो ये कहीं से कहीं भी इनको ये समझ नहीं आता करा क्या जाए। क्योंकि अम्बेडकर जी के जाने के बाद से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का नाम पूरी तरीके से इस्तेमाल करा अपने फायदे के लिए। मतलब ये दिखाने की कोशिश करते थे कि अगर वो अम्बेडकर जी के साथ में है तो शेड्यूल ट्राइब या के साथ में भी वो बने हुए हैं। अगर वो उन्होंने कभी भी बाकी नेताओं को भी इज्जत नहीं दी सुनी जी। अम्बेडकर जी तो एक है जिसको इज्जत नहीं दी। अम्बेडकर जी को इज्जत मोदी जी के पावर में आने के बाद मिली है। जो मऊ में उनका जो जन्म स्थान था वहां पे मोदी जी के आने के बाद वहां पे स्मारक बना। इंडिया में और भी 5-6 जगह स्मारक बना, जैसे मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कई जगह और बना, कई जगह और बन भी रहे हैं। और उनके बारे में पूरा एक पूरा दिन संविधान दिन अलग से पार्लियामेंट में बनाया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनको इज्जत नहीं दी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये तो मोदी जी के आने के बाद गांधी जयंती के दिन लोगों को पता चला कि हाँ जी आज तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी दिवस है। तो ये दोनों दिवस एक साथ बनाने शुरू हो गए। इन्होंने अपने जो सबसे बड़े होम मिनिस्टर थे जो सरदार पटेल, उसको भी इज्जत नहीं दी जीते जी। आज देखिए कि मोदी जी के आने के बाद उनका लौह पुरुष के नाम से उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना हुआ है उनके आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद बना। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी इज्जत नहीं दी सुमीत जी उनके जीते जी। आप देखिए मोदी जी के आने के बाद इंडिया गेट पे जो एक स्मारक वो जो खाली था वहां पर स्टैच्यू को रखा जा रहा था, वहां पे सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू रखा गया। इन्होंने इंडियन आर्मी को भी इज्जत नहीं दी सुमीत जी। अब देखिए मोदी जी के आने के बाद इंडिया गेट पे कितना बड़ा आर्मी मेमोरियल खड़ा करा गया।
ऐसे तो कई सारे और ये नेता हैं, जैसे इनको अपने ही प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने उनका स्मारक वहां पे अपने जो जहाँ पे इनको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या महात्मा गांधी को दफनाया गया था, उसके आसपास वहां पे जगह नहीं दी उन्होंने कहा कि अपने अपने गांव में जाकर सर, दफना। उसका ऐसे तो कई रीजन सारे है, नेता हैं, ऐसे तो कई सारे नेता हैं सुमित जी। उसका रीजन है जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हिंदू थे, तो उनकी कब्र नहीं बनती। कब्र जो है इन्हीं लोगों की, मुसलमानों की बनती है। इसलिए उनको बोल लिया कि भाई आप जाकर अपना जो इनको जलाने का काम करना है और इनकी अस्थियां आपको गंगा जी में बहानी है तो आप वहां जाके कीजिए। मुसलमानों के एरिया में आपकी तो कब्र भी बन नहीं सकती। इशू ये है। लेकिन मुद्दा वही है कि कुछ भी कर लो, सोरोस ने बोला है पार्लियामेंट चलने नहीं देना, और दूसरा काम एक और करना है कि कोई भी बिल पास ना हो जाए, और बिल सारे पास मोदी जी कर छोड़ेंगे कि जो जो चीजें इन्होंने, गांधी परिवार ने तुष्टीकरण के चक्कर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, उसको चेंज किया जाएगा, इन्हें भी मालूम है। इसलिए ये सारी अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसके दो रीजन है कि अराजकता क्यों फैलाई जाती है। पहली बात, आपको याद होगा कि 1970 में मूवी आई थी मेरा नाम जोकर। उसी साल राहुल गांधी पैदा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जोकरों को कितनी आसानी से यूज किया जा सकता है, इसलिए यूज भी किया जा रहा है। और दूसरा एक और रीजन है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप आपको पता है कि वो मिलता है अफ्रीका में, लेकिन आस्तीन के सांप आप देख लीजिए, सब तस्वीर आपके सामने है। ये सबसे ज्यादा जहरीले आस्तीन के सांप आपको भारत में मिलते हैं, और सबसे पहला नंबर आता है गांधी फैमिली का। उसके पीछे केजरीवाल और बाकी सारा कमाल जो कि लिब्रांडो का है। वही रविश कुमार, सरसे सुदाई, राजदीप, बरखा दत्त, ये ऐसे अनजाने कितने नाम हैं जो आस्तीन के सांप भारत में बैठकर इसी गंदी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और इनके एजेंडास को आगे लेके जाते हैं कि भारत में कोई भी तरक्की का काम ना हो जाए। 10 साल में जो तरक्की हमने भारत में देखी है, इनकी मां मर रही है देख देख कर कि हरे ये कैसे हो गया। बाकी ओहो, राहुल गांधी की मां को तो मैंने पहले ही मार दिया। संजीव जी, मुद्दा है पार्लियामेंट नहीं चलने देना। अब सुना है कि केजरीवाल भी कूद गए हैं बीच में। उन्होंने भी राहुल गांधी को थोड़ी सी सलाह देनी शुरू कर दी है कि बेटा धक्का मुक्की कैसे की जाती है, क्योंकि केजरीवाल तो खुद अपने आप के ऊपर थप्पड़ लगवाने के लिए माहिर है। थोड़े दिन पहले उन्होंने पानी पिघवा दिया था, कह दिया कि एसिड गिरा है, बाकी उनको पानी भी अब एसिड लग रहा है। सुमित जी, केजरीवाल एक चीज में और भी माहिर हैं कि एक सांसद को अपने घर में बुला के कैसे पिटवाया जाता है, उसकी कैसे बेइज्जती करी जाती है, उसमें भी माहिर है। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली एक आदमी पाल रखा है जिसका नाम वैभव कुमार है। तो केजरीवाल जी ने बेसिकली वैभव कुमार को भेजा राहुल गांधी के पास, उनको फोन किया राहुल गांधी को कि जी मैं आपको एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जो इस काम में माहिर, आप उससे सीखिए, आप ट्रेनिंग लीजिए और बहुत जल्दी आपको सिखा देगा कि कल आपको पार्लियामेंट में जैसे विरोध करना है, अगर आपके सामने बीजेपी के या एनडीए के लोग अगर विरोध करेंगे तो उनके साथ आपको दादागिरी से कैसे पेश आना है, तो वो आप बड़े सक्षम आसानी से कर लेंगे और बड़े उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो वैसा ही कुछ उन्होंने ट्रेनिंग ली वैभव कुमार से अरविंद केजरीवाल के कहने पे, और उन्होंने फिर उसको वहां पे पार्लियामेंट में जाके उसको कर दिया, उसको पूरी उस तरीके जैसा उनको सिखाया गया, जैसे सोरस का टूल किट था, ये मेरे को अरविंद केजरीवाल का टूल किट कर रहा है, जो टूल किट लग रहा है जो राहुल गांधी ने सीख के वहां पे जाके उसको उगल दिया। तो मगर वही बात है सुमित जी, देखिए जैसे ही ये बात हुई और उसके बाद में जितने भी लिब्रांडो चैनल्स है उन्होंने वही 12 सेकंड की वो कटी पटी जो क्लिप थी इसकी अमित शाह जी की, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की, वो दिखानी शुरू कर दी और साथ में ये भी बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी तो कितने फिट है, जिम जाते हैं, कहते हैं इनकी बॉडी के साथ वैसे ही वो टच करेगा वैसे ही गिर जाएगा, इतनी वो तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। इन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया। मगर जब पूरी क्लिपिंग्स बाकी सब चैनल्स पे आनी शुरू हो गई एक एक करके, अमित शाह ने खुद ही रिलीज करवा दी वो क्लिप वहां पे, और जितने भी सनातन धर्म से जुड़े चैनल्स हैं, जितने भी देशभक्त चैनल्स हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं या टेलीविजन पे हैं, उन्होंने भी जब पूरी क्लिप दिखानी शुरू कर दी तो तब ये लिब्रांडो चैनल्स का मजबूरी बन गया कि उनको मजबूरी में वो क्लिप दिखानी पड़ी, क्योंकि अगर वो क्लिप नहीं दिखाते तो खुद ही झूठे बन जाते। मतलब ये हालत है लिब्रांडो चैनल्स की आज की डेट में कि वो किसी भी हालत में किसी भी लेवल पे गिर जाते हैं, कितने भी पैसे में बिक जाते हैं अपने अपने चैनल्स को चलाने के लिए। और वो इनका जो
एक टूटा फूटा नैरेटिव होता है, उसको वो बनाने, उसको हवा देने के लिए। मगर कितना भी कुछ कर लिया राहुल गांधी और उनकी टीम ने, इसका नैरेटिव वो खड़ा नहीं कर पाए सुमित जी। बिल्कुल ठीक है। हमने बात शुरू करी थी कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थे क्योंकि मैंने दो मुद्दे बताए। एक, शादी नहीं हो रही हो बेचारे की, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई लड़की देगा तो लोग बोलेंगे पप्पू की पप्पी आ गई, तो कोई अपनी लड़की को पप्पी नहीं बनाना चाहता है, इसलिए लड़की नहीं मिल रही। दूसरा, सत्ता हाथ में नहीं है और सत्ता ना आने के कारण फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अभी भी मुझे पता लगा कि एक फ्रस्ट्रेशन और है, मैं भूल गया था, क्योंकि पोल डांसर माँ थी। तो जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनके अंदर प्रॉब्लम है कि मल्टीपल फादर सिंड्रोम है उनके अंदर। राहुल गांधी के अंदर भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि माँ पोल डांसर थी, कहाँ कहाँ गई इस बेचारे को भी पता नहीं है। तो इसलिए इसकी फ्रस्ट्रेशन जो है जायज़ है। हाई कोर्ट ने भी इसलिए केस के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। उनको भी मालूम है ये बेचारा कुछ ही दिन का मेहमान है, उसके बाद ये जेल में धक्के खाता हुआ भेजा जाएगा। इतने केसेस हैं। नेशनल हेरल्ड का केस तो बहुत छोटा है, इसका जो सिटीजनशिप का केस है वो भी बहुत छोटा है। अभी तो और बहुत बड़े बड़े केस हैं जिसका थोड़ा सा खुलासा पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कर दिया है। इसके सोरोस के साथ लिंक्स, और जितने ओपनली बोला है कि इसके और इसकी मां के सोरोस के साथ लिंक्स हैं। जो बीजेपी के एमपीज हैं ऐसे ही हवा में, या कोई भी एमपी हवा में बात नहीं करता जब तक सबूत सामने ना हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में गया जाकर उसने वाइस प्रेसिडेंट को बोला भी कि जो ये सारे कमेंट्स हैं बीजेपी के सोरोस को लेकर, इसे डिलीट किया जाए। और वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ जब भी कभी कोई सबूत आएगा, ये पार्लियामेंट के जो सारी स्पीचेस हैं ये तुम्हें सुनाई जाएंगी। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये है चौथा रीजन कि राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेटेड फिर क्यों रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी फ्रस्ट्रेशन अगले किस चरम सीमा पर पहुंचेगी। ऑलरेडी ज्वालामुखी तो इसका फूट ही रहा है, अब देखते हैं ये इस देश से कब फूटेगा। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर देयर टाइम टुडे। जय हिंद। जय हिंद।